वेलकम टू बियॉन्ड थॉट। मैं रेवती रमन देवांगन स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस वीडियो पे। आज का वीडियो जो है वो एक नया सीरीज़ है एक्चुअली, दैट इज़ ऑन एक्सप्लोरर सीरीज़। एक्सप्लोरर सीरीज़ मतलब हम लोग कोई सा भी एक टॉपिक जो कि हेडलाइन पे रहा हो न्यूज़पेपर में या फिर किसी गवर्नमेंट साइट पे, जिसके बारे में या तो फिर बड़े बड़े मंत्रियों ने बात किया हो, सांसद ने बात किया हो, विधायक ने बात किया हो, है ना। ऐसे टॉपिक्स को उठाएंगे और उससे बारे में हम लोग डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि क्या उसके एडवांटेजेस हो सकते हैं छत्तीसगढ़ के लिए, उस पर्टिकुलर एक हेडलाइन की या फिर उस पर्टिकुलर न्यूज़ की, है ना, या फिर उसके क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है छत्तीसगढ़ के लिए, वो सारी चीज़ें, या फिर क्या चैलेंजेस वो फेस कर सकते हैं उस पर्टिकुलर हेडलाइन पे, उस पर्टिकुलर टॉपिक को लेके, है ना। इस चीज़ के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं किस पे, एक्सप्लोरर सीरीज़ में। ठीक है, तो इस बेसिस पे इस सीरीज़ में पहला वीडियो मतलब पहला टॉपिक जो है ये है रामसर साइट इन छत्तीसगढ़। एक्चुअली थोड़े दिन पहले ये बात न्यूज़ में थी कि जो फुटहा मुड़ा है, फुटहा मुड़ा दैट इज़ गंगरेल बांध के तट पे स्थित एक गांव है ना, धमतरी में। उसको प्रदेश ने क्या किया है, मतलब छत्तीसगढ़ स्टेट ने सेंटर को भेजा है कि आपको इसको रिव्यू करना चाहिए कि क्या ये एक रामसर साइट घोषित किया जा सकता है। इसके बारे में आपको एक रिव्यू करने का कोशिश करना है। ठीक है, अगर ऐसा बात होगा, मान लेते हैं कि सेंटर ने इसको एक्सेप्ट कर लिया कि इसको भेजना चाहिए रामसर साइट के लिए, है ना। रामसर कमेटी जब बैठेगी उसके समक्ष ये बात रखी जाएगी कि हमारे पास एक एरिया है छत्तीसगढ़ में, एक जिले के अंदर एक क्या बोलना चाहिए, गंगरेल बांध के पास एक तट में स्थित एक गांव है फुटहामुड़ा। वहाँ पे जो वेटलैंड है वो एक क्राइटेरिया फुलफिल करता है रामसर साइट बनने के लिए, है ना। अगर ऐसी बात होती है, अगर ये एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो ये छत्तीसगढ़ का पहला रामसर साइट बनाया जाएगा, है ना। अगर रामसर साइट ये बन गया, फुटहामुड़ा जो पर्टिकुलर गांव है या फिर जो पर्टिकुलर वेटलैंड का एरिया है फुटहामुड़ा में, उसमें अगर वो रामसर साइट बन गया तो उसके लिए छत्तीसगढ़ में बहुत सारे एडवांटेजेस और क्या बोलते हैं, चैलेंजेस क्रिएट होंगे। एडवांटेजेस या अपॉर्चुनिटी हम लोग बोल सकते हैं जो क्रिएट होंगे, उससे छत्तीसगढ़ को क्या फ़ायदा होगा, है ना। या फिर जो चैलेंजेस है उसको कैसे साइड लाइन किया जाए ताकि हम लोग क्या कर सकते हैं, इस रामसर साइट को और बेहतर तरीके से डेवलप कर सकते हैं, है ना। सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा कुछ और भी ये रामसर साइट है, लाइक कि चीचा। चीचा एक एरिया है कहाँ पे, दुर्ग में, जिसके बारे में भी सोचा जा रहा है, दुर्ग के पाटन गांव में, है ना। ये चीचा करके है। एक है गिधवा परसदा, आप लोगों ने नाम सुना होगा, दैट इज़ इन बेमेतरा। ठीक है, गिधवा परसदा वेटलैंड कॉम्प्लेक्स बना हुआ है ना, बेमेतरा में। उसके बारे में भी सोचा जाता है कि क्या ये वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस हो सकता है, दैट इज़ रामसर साइट हो सकता है क्या, इसके बारे में भी बात हो रही है। अचानक मार जो टाइगर रिजर्व है उसके जो एरिया है उसके अंदर में भी कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे हम लोग क्या सोच सकते हैं कि यार ये क्या रामसर साइट घोषित किया जा सकता है। इन सब चीज़ों के बारे में बात चल रही है। एक्चुअली क्या हुआ था 2018 में, मतलब 2018 में एनजीटी ने फटकार लगाई थी राज्यों को कि आप ज़्यादा सही से फोकस नहीं कर पा रहे हो किस पे, वेटलैंड को रिकॉग्नाइज करने में। आप उसके रिलेटेड उनकी मैपिंग नहीं कर पा रहे हो कि कहाँ कहाँ पे आपके पास वेटलैंड है या नहीं है। तो इस फटकार के बाद 2022 में एक कमेटी का गठन किया गया, जिसके बाद में सारे राज्यों को बोला गया कि आपको बेहतर तरीके से अपने राज्य में, अपने राज्यों के कुछ एरियाज़ में वेटलैंड को सेलेक्ट करना है जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक बेटर प्लेस अपना स्थान रख पाए या फिर एक ग्लोबल अटेंशन खींच पाए, जिससे हम लोग उसको रामसर साइट में चेंज करके, मतलब चेंज करके नहीं, उसको रामसर साइट का दर्जा देके वहाँ का प्रोटेक्शन बढ़ा सके, है ना। इसलिए फिर कुछ टाइम पहले छत्तीसगढ़ राज्य में भी क्या हुआ कि एक स्टेट अथॉरिटी का निर्माण हुआ, वेटलैंड कंजर्वेशन अथॉरिटी, स्टेट छत्तीसगढ़ स्टेट वेटलैंड कंजर्वेशन अथॉरिटी करके, जिसको ये काम सौंपा गया कि आपको पहचानना है कि कौन कौन सा एरिया जो है वो वेटलैंड अथॉरिटी बन सकता है या नहीं बन सकता। ठीक है, तो ये तो एक बैकग्राउंड था। अभी हम लोग मेनली बात करेंगे फुटहामुड़ा की। और अगर यह वेटलैंड घोषित हो जाता है तो क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं छत्तीसगढ़ के लिए, या फिर क्या क्या अपॉर्चुनिटी, क्या क्या अवसर हो सकते हैं छत्तीसगढ़ के लिए अपने आप को बेहतर तरीके से ग्लोबल लेवल पे या फिर नेशनल लेवल पे पहले, फिर उसके बाद ग्लोबल लेवल पे क्या कर सकते हो आप, अपने आप को एक बेहतर प्लेस टू लिव के जैसे क्या कर सकते हो, आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हो। क्लियर है। फुटहामुड़ा कहाँ पे है ये आपको याद होना चाहिए, दैट इज इन धमतरी। गंगरेल बांध जो है उसके तट पे स्थित है ये गांव, जिसको क्या करना चाहिए कि रामसर साइट के लिए
प्रस्तावित किया गया है छत्तीसगढ़ स्टेट के द्वारा। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है यहाँ पे 3-4 महीनों के लिए मोस्टली इन ठंड के टाइम पे माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं। किस किस एरिया से? साइबेरिया दैट इज़ इन नदर पोल के आसपास से, है ना। उसके बाद अफ्रीका से भी आते हैं, अमेरिका से भी आते हैं। मेनली किस लिए आते हैं ये लोग? फूड के तलाश में आते हैं, है ना। इसके अलावा फिर अंडे देने के लिए आते हैं, है ना, क्योंकि रिप्रोडक्शन इज द अल्टीमेट एम ऑफ लाइफ। ठीक है, कि उसको क्या करना है, अपने प्रजाति को बढ़ाना है। इस वजह से वो माइग्रेट करते हैं, एक बेटर कंडीशन पे आते हैं जहाँ पे वो लोग एग दे सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ देखा गया है कि फुटामुड़ा जो एरिया है, मतलब जो वेटलैंड है, वहाँ पे बर्ड्स आती है। ठीक है, इस एरिया को 1934 में, दैट इज 1934 में, ब्रिटिशर्स के द्वारा भी अपने लिटरेचर में मेंशन किया गया है, इसलिए ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर है? अब देखो, सिर्फ फुटामुड़ा ही है क्या? देखो, इतने साल हो गए, अप्रॉक्सीमेटली 1997 में रामसर साइट जो है उसके बारे में कन्वेंशन बना था। रामसर कन्वेंशन जो था जो कम इन टू इफेक्ट था, दैट इज़ इन 1997। ईरान में एक कन्वेंशन होता है, उस पर पारित किया जाता है कि रामसर साइट करके कुछ जगह होगा जहाँ पे हम लोग एक ऐसी वेटलैंड या फिर आर्द्र भूमि को सेलेक्ट करेंगे जो कि इंटरनेशनली इंपॉर्टेंस रखता होगा। ठीक है, तो उस टाइम से लेके अभी तक छत्तीसगढ़ जो बना था 2000 में, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 24 साल हो गए छत्तीसगढ़ को बने, 25 ईयर्स हो जाएंगे मान लेते हैं अगले साल। ठीक है, अब रामसर साइट उससे भी पुराना है, दैट इज़ इन अप्रॉक्सीमेटली 27-28 साल हो गए हैं रामसर कन्वेंशन को इफेक्ट में आए। लेकिन छत्तीसगढ़ जो कि 25 साल पहले बन चुका है, 9वां सबसे बड़ा राज्य है अपने एरिया वाइज देखे तो, लेकिन फिर भी इसके पास अभी तक कोई सा भी एक रामसर साइट नहीं है। ये बड़े दुख की बात है ना। इसके पीछे कुछ तो चैलेंजेस रहा होगा जिसकी वजह से हम लोग को यहाँ पे कोई सा भी रामसर साइट देखने को नहीं मिलता है। ये एक सोचने वाली बात है। इससे रिलेटेड 2011 में एक रिपोर्ट आया था छत्तीसगढ़ में वेटलैंड को लेके, उसके बारे में मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगा। बोला जाता है कि छत्तीसगढ़ में 35,534 वेटलैंड्स हैं। ठीक है, जो कि करीब करीब 3,37,966 हेक्टेयर के एरिया में फैले हुए हैं, जो कि कवर करते हैं अप्रॉक्सीमेटली 2.5% ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है, इसमें से जो 1711 हैं, मतलब 1711 वेटलैंड जो हैं, उनका जो एरिया है वो 2.25 हेक्टेयर से ज़्यादा है। ठीक है, और करीब करीब 28,000, दैट इज 27,823 एग्जैक्टली अगर बोला जाए, वेटलैंड जो है उनके पास जो एरिया है वो 2.25 हेक्टेयर से कम है। ये एक ऐसा रिपोर्ट 2011 में प्रस्तुत किया गया था। ये हमको क्या दिखाता है कि पोटेंशियल तो है छत्तीसगढ़ के पास, इसके पास एरिया भी बेटर है ना। क्या यहाँ पे जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, क्या वो पॉलिटिकल विल की वजह से है कि वो लोग डेवलप नहीं करना चाहते, या फिर जो लोकल कम्युनिटी है वो इसमें इंटरफेयर करने नहीं देना चाहती है क्या, या फिर यहाँ पे ठीक से मैपिंग ही नहीं हुआ है कि किसको रिकॉग्निशन के लिए भेजना चाहिए, किसी को नहीं भेजना चाहिए, या फिर लोगों को पता ही नहीं है कि रामसर साइट होता क्या है और इसके होने से क्या क्या हमको फ़ायदे हो सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में ही नहीं पता होगा, तब जाके तो छत्तीसगढ़ में कोई सा भी रामसर साइट अभी तक अलॉट नहीं हुआ है, या फिर अभी तक इनको एलोकेशन नहीं हो पाया है कि यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर वेटलैंड है इसको हम लोग रामसर साइट घोषित कर सकते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि फुटामुड़ा या फिर कोई सा भी एक, जितने भी नाम लिए हैं, अचानकमार, चीचा, या फिर बोला जाए कि गिधवा परसदा, है ना, इन सब में से कोई सा भी अगर रामसर साइट घोषित हो जाता है तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया होना चाहिए ना। तो जस्ट इन केस अगर एक कोई सा भी, मतलब मान लेते हैं हम लोग फुटामुड़ा जो है रिकॉग्नाइज कर लिया गया एज अ रामसर साइट, है ना, जब घोषित हो जाएगा तो उसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो फिर से बनाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया ना कि क्यों आखिर जो रामसर साइट है उसका दर्जा मिला हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे कि कुछ क्राइटेरियाज हैं, है ना, जो कि रामसर कन्वेंशन में मेंशन किए गए हैं। उन क्राइटेरियाज में से कुछ जो जरूरी है उसको एडअप कर देंगे कि अगर पूछा गया ना कि फुटामुड़ा को रामसर साइट का दर्जा क्यों दिया गया, तो पहला क्राइटेरिया हमेशा आपको याद रखना है कि ये हमको लिखना ही है, ये रिप्रेजेंटेटिव है, रेयर है, यूनिक एग्जांपल ऑफ नेचुरल या नियर नेचुरल वेटलैंड के टाइप को क्या करता है, ये रिप्रेजेंट करता है। इसलिए हम लोग इसको वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस या फिर आर्द्र भूमि, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक अपना खुद का वजूद स्थापित करता है, ऐसा हम लोग इसको लिख सकते हैं। ये क्राइटेरिया आप हमेशा याद रखोगे। इसके अलावा जो क्राइटेरियाज है वो डिपेंड करेगा उस पर्टिकुलर लोकेशन पे। लाइक हम लोग छत्तीसगढ़ पे रहते हैं, है ना, छत्तीसगढ़ के बारे में अगर बात किया जाए तो क्या होता है
कि जो छत्तीसगढ़ है उसके अपर एंड से, दैट इज नदर्न साइड में, ट्रॉपिक ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो क्या करता है, उसको क्रॉस करता है, मतलब गर्म है, वर्षा भी अच्छी खासी है, यहाँ की जो वातावरण है, यहाँ का जो टोपोग्राफी है वो भी क्या बोलना चाहिए, फेवरेबल है, एक ऐसे शॉक एब्जॉर्बर के जैसे, या फिर क्या बोलना चाहिए कि वाटर रिटेंशन कैपेसिटी इसके पास अच्छी खासी है। ठीक है, तो अब क्या होगा, सेकंड क्राइटेरिया जो रहेगा वो यहाँ पे वल्नरेबल, इंडेंजर्ड या फिर क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज या फिर थ्रेटेंड इकोलॉजिकल कम्युनिटीज़ को क्या करता है, सपोर्ट करता है, यहाँ का वेटलैंड। तब जाके हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो फुटा मुड़ा है, मान लेते हैं कि वो नीचे साइड है ना, दैट इज टूवर्ड्स इक्वेटर। अब इक्वेटर में आप लोग को भी पता है कि स्पीसीज डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है ना, एनिमल स्पीसीज या फिर क्रिटिकली इंडेंजर्ड, वल्नरेबल, ये सारी कम्युनिटी हो सकती है। तो सेकंड क्राइटेरिया हम लोग लगा सकते हैं विद एग्जाम्पल। अगर वहाँ पे कोई सा भी एक पर्टिकुलर स्पीसीज जो है जो सर्वाइव कर रहा है उसके बारे में अगर हम लोग कोई सा भी थोड़ा बहुत पॉइंट ऐड अप कर पाए, तब सेकंड क्राइटेरिया को ऐड करेंगे विद एग्जाम्पल। ठीक है, या फिर हम लोग जाएंगे थर्ड क्राइटेरिया में, जहाँ पे क्या बोल रहा है कि पॉपुलेशन ऑफ प्लांट और एनिमल स्पीसीज इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। वहाँ पर की जो जैव विविधता है उसको सपोर्ट करने के लिए वहाँ पे पॉपुलेशन है किसका, प्लांट का या फिर एनिमल का, तब हम लोग थर्ड क्राइटेरिया को यूज करेंगे। अदरवाइज इट वुड बी द फोर्थ क्राइटेरिया, जो कि बोलता है वेटलैंड शुड बी कंसिडर्ड इंटरनेशनली इंपॉर्टेंट इफ इट सपोर्ट्स प्लांट और एनिमल स्पीसीज एट क्रिटिकल स्टेज। क्रिटिकल स्टेज इन लाइफ साइकिल मतलब मान लेते हैं बर्थ के टाइम पे, बर्थ दैट इज एग लेइंग के टाइम पे बोल सकते हैं, है ना, या फिर उनके रिप्रोडक्शन के टाइम पे क्या वो सपोर्ट कर रहा है उनको फीड दे पा रहा है क्या, उनको उतना भोजन प्रोवाइड करा पा रहा है क्या, है ना, या फिर एट द टाइम ऑफ डेथ या फिर रिप्रोडक्शन के टाइम पे क्या वो जो पर्टिकुलर इन्वायरमेंट है वो उसको सपोर्ट कर पा रहा है, तब हम लोग क्या करेंगे, फोर्थ क्राइटेरिया का यूज़ करेंगे। उसके बाद जो क्राइटेरिया है दैट इज फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ और नाइन्थ, जो ये 5 क्राइटेरिया जो है लास्ट वाले, ये स्पेसिफिक है। इसको आप तभी यूज़ कर सकते हो अपने आंसर में जब वो उस पर्टिकुलर लोकेलिटी पे प्रेजेंट होगा, है ना, क्योंकि बोला क्या जा रहा है कि अप्रॉक्सीमेटली 20,000 या मोर वाटर बर्ड्स हों, ऐसे बर्ड्स जो कि पानी के आसपास रहते हैं, उनका जीवन जो है वो पूरा पानी पे डिपेंडेंट रहेगा, तब जाके हम लोग उसको क्या करेंगे, वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस घोषित कर सकते हैं। या फिर 1% ऑफ इंडिविजुअल इन पॉपुलेशन ऑफ वन स्पीसीज और सब स्पीसीज ऑफ वाटर बर्ड को ये सपोर्ट करें, वहाँ पे उनके जीने का जरिया बने 1% ऑफ टोटल स्पीसीज या सब स्पीसीज ऑफ वाटर बर्ड को। ठीक है, जो पानी में डिपेंडेंट है ऐसे बर्ड को। ठीक है, सातवां क्या है, इट सपोर्ट्स अ सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ इंडिजिनस फिश स्पीसीज, मछलियों की प्रजाति या फिर सब स्पीसीज फैमिली, इनकी हिस्ट्री में क्या वो माइग्रेट कर रहे हैं उस टाइम पे, इन सारी चीज़ों पे, और क्या ये वेटलैंड को बेनिफिट दे सकते हैं, उससे क्या दोनों के बीच में एक इंटरेक्शन चल रहा है, दोनों मतलब फिश के बीच में, वाटर सिस्टम के बीच में, उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में, तब हम लोग क्या करेंगे, इस क्राइटेरिया को यूज़ करेंगे, 7th को। अदरवाइज 8th क्राइटेरिया क्या बोलता है, इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड फॉर फिशेस, स्पॉनिंग ग्राउंड मतलब यहाँ पे इनके बच्चे देने का क्या बोलना चाहिए, एक एरिया प्रोवाइड करे जहाँ पे ये लोग अपने बच्चे को नर्चर कर सके, दैट इज स्पॉनिंग ग्राउंड, नर्सरी या फिर माइग्रेशन पाथ, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए इनके क्या बोलना चाहिए, पाथ का डिफाइनिंग फीचर ये लोग प्रोवाइड करें, तब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, वेटलैंड घोषित कर सकते हैं। अदरवाइज 9th क्राइटेरिया, रेगुलरली सपोर्ट्स 1% ऑफ द इंडिविजुअल ऑफ पॉपुलेशन ऑफ वन स्पीसीज सब स्पीसीज ऑफ वेटलैंड डिपेंडेंट नॉन एवियन का मतलब ऐसी स्पीसीज जो कि बर्ड्स नहीं हो, जो कि एवीज फैमिली से अपने आप को डिराइव ना करती हो, बर्ड्स ना हो, तब हम लोग 9th क्राइटेरिया को यूज़ करेंगे। क्लियर है बात, याद रहेगा। इस क्राइटेरिया से आप अपने आप को आंसर को जस्टिफाई कर सकते हो कि पर्टिकुलर जो एरिया है उसको क्या बोलना चाहिए, वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस क्यों घोषित किया गया है। क्लियर है, चलो अब मेन पॉइंट जो था जिसके बारे में ये पूरा का पूरा एक्सप्लोरर सीरीज बना हुआ है, दैट इज हमको सर्च क्या करना है कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है ना, छत्तीसगढ़ के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या क्या एडवांटेजेस हैं और क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, जिसकी वजह से ये पर्टिकुलर जो टॉपिक है उसको क्रिएट किया गया है। ठीक है, तो
पहला जो अपॉर्चुनिटी बनेगा छत्तीसगढ़ के लिए, अगर जो पर्टिकुलर एरिया है वो रामसर साइट घोषित हो जाता है तो क्या होगा कि बायोडाइवर्सिटी का जो कंजर्वेशन है, मतलब जो जैव विविधता है, उसको संरक्षण में हेल्प हो सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर वो रामसर साइट घोषित हो जाता है वो आर्द्र भूमि, तो वहाँ पर वेटलैंड को प्रोटेक्ट किया जाएगा। अगर वेटलैंड प्रोटेक्ट होगा तो वहाँ पे रह रहे एनिमल और क्या बोलना चाहिए प्लांट स्पीसीज दोनों को प्रोटेक्शन मिलेगा एक हायर लेवल पे, क्योंकि इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया जाएगा ये, है ना। और इस हिसाब से एक बैलेंस स्थापित किया जाएगा किसके बीच में? पारिस्थितिक तंत्र के बीच में, प्लांट्स के बीच में, एनिमल्स के बीच में, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बीच में, है ना। ये सारी चीज़ें एक साथ चलेगी। ओवरऑल क्या होगा कि बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन पे फोकस आ जाएगा। ये एक अपॉर्चुनिटी डेवलप होगी। सेकंड अपॉर्चुनिटी क्या होगा? पर्टिकुलर जो एरिया है वहाँ पे इको टूरिज्म डेवलप हो जाएगा। वहाँ की जो आर्थिक स्थिति है ना, वहाँ पे ग्रोथ दिखेगा। क्यों? क्योंकि इको टूरिज्म होने से क्या होगा? इको टूरिज्म का मतलब क्या होगा कि जो नेचर और वाइल्ड लाइफ है, कई लोग होते हैं ना कि लाइक हम लोग बस्तर जाते हैं घूमने के लिए, क्यों? क्योंकि वहाँ की जो सीनरी है, नेचुरल ब्यूटी जो है वो काफ़ी क्या बोलना चाहिए अच्छा है ना। हम लोग जाते हैं गुरु घासीदास जो अपना टाइगर रिजर्व है, ठीक है। उसके अलावा फिर इंद्रावती टाइगर रिजर्व जाते हैं, है ना। ये सब जगह क्यों जाते हैं? क्योंकि वहाँ पे वाइल्ड लाइफ की स्पीसीज जो है वो हमको अट्रैक्ट करती है। क्लियर है? इस हिसाब से जो वहाँ पे रह रहे लोकल कम्युनिटी है उस पर्टिकुलर एरिया में, छत्तीसगढ़ इज अ ट्राइबल डोमिनेटेड सोसाइटी, है ना, ट्राइबल डोमिनेटेड स्टेट। यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 32% ऑफ जो पॉपुलेशन है दैट इज इन ST, दैट इज ट्राइबल पॉपुलेशन, है ना। तो उनसे इंटरेक्शन बढ़ेगा और उनका लाइवलीहुड को सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि अगर लोकल एरिया पे लोकल पॉपुलेशन का इको टूरिज्म या इकोनॉमिक ग्रोथ होना है तो वहाँ पे जा रहे लोगों को वहाँ के लिए खर्च करना पड़ेगा। ठीक है, और टूरिज्म इज अ ग्रोइंग इंडस्ट्री, है ना। तो इससे रिलेटेड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑब्वियस सी बात है कि बढ़ेगा। क्लियर है? तो ये दूसरा अपॉर्चुनिटी। तीसरा क्या है? इसी में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा उस एरिया में, क्योंकि कोई चीज़ ज़्यादा ग्रो कर रहा है ना, जिसको हमको ज़्यादा दिखाना है कि ये बेहतर तरीका है, तो उसमें हम लोग इन्वेस्टमेंट और बढ़ाएंगे। ठीक है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करेंगे, अधोसंरचना को इम्प्रूव करेंगे, जिससे वहाँ की कनेक्टिविटी बढ़ सके। कनेक्टिविटी बढ़ेगा तो क्या होगा कि वहाँ पे और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा और ये एक वर्चुअस साइकिल जैसा चलेगा, एक ऐसा चक्र जो एक दूसरे को क्या करेगा? हेल्प करेगा ऊपर उठने में। क्लियर है? याद रहेगा। नाउ थर्ड वन इज वाटर मैनेजमेंट एंड क्लाइमेट रेजिलियंस। क्या होता है कि जो एक क्वेश्चन आया था 2022 में UPSC में, जो कि बोलता है कि अगर अमेज़न को लंग्स ऑफ द अर्थ बोला जाता है तो क्या वेटलैंड को किडनी ऑफ अर्थ बोल सकते हैं? अगर बोल सकते हैं तो इसके पीछे वजह क्या है? ठीक है, मेन वजह था वाटर प्यूरिफिकेशन। जो पर्टिकुलर वेटलैंड होता है वो वाटर को प्यूरिफाई करने में काम करता है। ठीक है, एक तरह से शॉक एब्जॉर्बर का भी काम करता है, फ्लड कंट्रोल। इसलिए क्लाइमेट चेंज या फिर क्लाइमेट से रेजिलियंस भी दिखाता है ना, या फिर वाटर को रिचार्ज करने का भी काम करता है। इसलिए क्या होगा? वाटर मैनेजमेंट। अब इसके अलावा ये जो पानी है ये क्या होगा? कहीं ना कहीं रिस्क के एक्वीफर में जाएगा, जिसको एग्रीकल्चर में यूज़ कर सकते हैं, ड्रिंकिंग पर्पस से यूज़ कर सकते हैं, या फिर इन्वायरमेंटल स्टेबिलिटी के लिए यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है? मिटिगेट एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, लाइक यहाँ पे फ्लड कंट्रोल के जैसा भी काम कर रहा है ना, एक स्पॉन्ज जैसा होता है वेटलैंड, है ना। अब मैं एक चीज़ और बता दूँ आप लोग को कि जो वेटलैंड होता है एक ऐसा एरिया होता है जो भी लेक भी हो सकता है, रिवर भी हो सकता है, वहाँ पे क्या बोलना चाहिए मार्शी एरिया भी हो सकता है, दलदली एरिया हो सकता है, पॉन्ड हो सकता है, झील हो सकता है ना। ये सारी चीज़ें क्या होती है कि वाटर को होल्ड करती है और कोई सा भी एक्सट्रीम कंडीशन आने नहीं देगी। इस वजह से ये क्या करता है? मिटिगेट करने का काम करता है, एक्चुअली कम करने का काम करता है उस एक्सट्रीम वेदर कंडीशन को आने से। क्लियर है? थर्ड वन इज कल्चरल एंड एजुकेशनल बेनिफिट। लोकल कम्युनिटी के बारे में जानने को मिलेगा हम लोग को। अगर मान लेते हैं फुटा मुड़ा जो गंगरेल बांध के पास में तट पे स्थित है, वहाँ पे जो लोकल कम्युनिटी रह रही है, अगर हम लोग वहाँ पे जाएंगे घूमने देखने के लिए कि जो वहाँ का रामसर स्थल है वो कैसा है, तो हम लोग वहाँ के लोकल कम्युनिटी से इंटरेक्ट करेंगे। उनसे इंटरेक्ट करेंगे, जब उनके बारे में जानेंगे तब हम लोग को उनकी विरासत के बारे में पता चलेगा कि वो लोग की संस्कृति कैसी है ना।
और क्या करेंगे, अगर इसके बारे में पता चला तो उनके जो कल्चरल हेरिटेज है उनके बारे में हम लोग को प्राइड होगा, है ना, उनको वो कैसे रहते हैं उनके बारे में हम लोग जानेंगे, अवेयरनेस होगा और हमको रिकग्निशन मिलेगा, या फिर उस पर्टिकुलर लोकल कम्युनिटी को रिकग्निशन मिलेगा मेनलैंड सोसाइटी से। ठीक है, तो वो और बेहतर तरीके से इंटरेक्शन कर पाएंगे। अब मान लेते हैं कि जो पर्टिकुलर वेटलैंड है उसको रामसर साइट घोषित कर दिया गया, तो वहाँ से बाहर बाहर से बड़े बड़े रिसर्चर आएंगे, है ना, रिसर्चर आके क्या करेंगे, रिसर्च करेंगे उस एरिया में कि जो पर्टिकुलर वेटलैंड है वो कैसे सपोर्ट कर रहा है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को, या फिर बायोडाइवर्सिटी को कैसे सपोर्ट कर पा रहा है, वहाँ पे कंजर्व कैसे कर पा रहा है। अगर ये रिसर्च हेल्पफुल हुआ तो ये लोग दूसरे जो कि फ्रजाइल वेटलैंड होंगे उस पर इम्प्लीमेंट करेंगे, और एक नाम होगा कि ये पर्टिकुलर केस स्टडी जो है इस पर्टिकुलर स्टेट के इस पर्टिकुलर रामसर साइट से लिया गया है, जो कि हमारे लिए हेल्पफुल हुआ। ऐसे में क्या होगा कि छत्तीसगढ़ को रिकग्निशन और बढ़ जाएगा। क्लियर है, याद रहेगा, कल्चरल एंड एजुकेशनल बेनिफिट। इसके अलावा फिर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रमोशन मिलेगा, क्योंकि रामसर साइट है, इंटरनेशनली इंपॉर्टेंस है, तो बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगे होंगे लैंड यूज प्रैक्टिसेस पे, है ना। तो लैंड यूज प्रैक्टिसेस पे अगर रेस्ट्रिक्शन लगे होंगे तो वहाँ के लोग क्या करेंगे, ट्रेडिशनल फिशिंग, ट्रेडिशनल फार्मिंग, ट्रेडिशनल फॉरेस्ट्री को बढ़ावा देंगे। ऐसे में क्या होगा कि जो वहाँ का नेचुरल इन्वायरमेंट है वो नेचुरल ही रहेगा बिना किसी हस्तक्षेप के। क्लियर है, इस हिसाब से अगर नेचुरली सारा चीज़ होगा तो फूड सिक्योरिटी में भी एक तरीके से क्या बोलना चाहिए, मदद मिलेगी। ठीक है, और क्योंकि प्रिजर्व करेगा वो, क्यों, नेचुरल एनवायरनमेंट को। ठीक है, जो आपकी प्राकृतिक जो पर्यावरण है उसको अगर संरक्षित करेंगे तो वहाँ पे रह रहे जो जीव जंतु है उनका भी संरक्षण होगा, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन से भी जुड़ जाएंगी। क्लियर। नेक्स्ट वन इज इंटरनेशनल रिकॉग्निशन एंड सपोर्ट, क्योंकि रामसर साइट खुद में एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है, इस वजह से इसको छत्तीसगढ़ में रामसर साइट होने से उसको रिकॉग्निशन मिलेगा, यहाँ पे ग्लोबल अटेंशन मिलेगा छत्तीसगढ़ के नेचुरल रिसोर्सेज को लेके। तो एक्सेप्ट फॉर द वेटलैंड, यहाँ पे लोग जब रिसर्च करने आएंगे तो उनको यहाँ के अदर जो इंपॉर्टेंट एरियाज है, अदर नेचुरल रिसोर्सेज है, उनके बारे में भी पता चलेगा, और इस वजह से छत्तीसगढ़ का जो ग्रोथ ट्रेजेक्टरी है उसके बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो पाएंगे। ठीक है, इस हिसाब से इसको प्रोटेक्ट करने के लिए इंटरनेशनल कोलैबोरेशन मिलेगा, है ना, हम लोग अंतर्राष्ट्रीय तौर पे कोलैब कर पाएंगे, जिससे क्या होगा कि छत्तीसगढ़ का जो स्टैंडिंग है इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, वो बढ़ जाएगा। क्लियर है, ये सारे अवसर हैं छत्तीसगढ़ के लिए रामसर साइट घोषित होने के बाद। जितने ज़्यादा रामसर साइट होंगे उतने ही क्या बोलना चाहिए, छत्तीसगढ़ का जो छत्तीसगढ़ का, एक सेकंड ना, छत्तीसगढ़ का जो रोल है इंटरनेशनल लेवल पे वो बढ़ने लग जाएगा। क्लियर है, याद रहेगा। चलो अब इसके बाद चैलेंजेस देखते हैं कि अभी तक छत्तीसगढ़ में रामसर साइट क्यों बेहतर तरीके से, या फिर छत्तीसगढ़ में रामसर साइट अभी तक नहीं होने की वजह क्या है, कि क्या क्या चैलेंजेस है जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ को अभी तक रामसर साइट नहीं मिल पाया है। यहाँ के लोगों में अवेयरनेस नहीं है, यहाँ पे पॉलिटिकल विल नहीं है कि वो पर्टिकुलरली एक एरिया को क्या बोलना चाहिए, प्रमोट कर पाए, वो यूनिटी नहीं है, वो इंटीग्रिटी नहीं है, जिसकी वजह से क्या बोलना चाहिए, रामसर साइट के लिए जोर लगाया जा सके। ठीक है, इट्स माय पर्सनल ओपिनियन, इस वजह से मैं ये बोल रहा हूँ कि शायद यूनिटी नहीं है, या फिर यहाँ के लोगों में वो अवेयरनेस नहीं है कि वो उस जो पर्टिकुलर स्थल है जो रामसर साइट घोषित होने वाला है उसके बारे में ठीक से सोच पाए कि उसके फ़ायदे क्या हैं। उनको डर लगा रहता है कि जो रामसर साइट अगर घोषित हो गया तो हमारे लिए तो रेस्ट्रिक्शन हो जाएगा, हम लोग कुछ यूज़ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इस वजह से ये एक चैलेंज है। दूसरा है कि वेटलैंड की मैपिंग और डाटा ठीक से प्रेजेंट नहीं किया गया है। 2011 का जो रिपोर्ट था उसको एज अ ग्लोबल लेवल पे, या फिर क्या बोलना चाहिए, डिपार्टमेंटल लेवल पे ठीक से मुझे नहीं लगता कि पब्लिश किया गया है, जिसकी वजह से क्या बोलना चाहिए कि लोगों को पता चले कि ये पर्टिकुलर एरिया जो है वो रिकॉग्नाइज कर लिया गया है वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के रूप में, या फिर इनको भेजा जाना है बाहर पे। क्लियर है।
इंक्रोचमेंट एंड लैंड यूज चेंजेस। मोस्टली जो लैंड है जिसके बारे में अगर मैपिंग ही नहीं हुई है, वो अगर क्या बोलना चाहिए, दस्तावेजों में ही नहीं दिख रहा है, तो लोग उसका यूज़ कैसे भी कर सकते हैं, है ना। तो मान लेते हैं कि जो लैंड फार्मिंग फिशिंग के लिए यूज़ होना था, या फिर जो वेटलैंड के टाइप से यूज़ होना था, उसको हम लोग लैंड फिल के जैसे यूज़ कर रहे हैं। वेटलैंड को क्या हम लोग वेस्ट लैंड समझ रहे हैं, है ना। इसीलिए ये इंक्रोचमेंट और लैंड यूज चेंज की वजह से एक चैलेंज है। अगला चैलेंज जो है पॉल्यूशन एंड डिग्रेडेशन। मतलब जो एरिया है उसको वेटलैंड ना मान के वेस्टलैंड की जैसे यूज़ करेंगे, उन पे फिलअप करेंगे। साइट्स पे क्या बोलना चाहिए कि कचरे डाल दे रहे हैं हम लोग, है ना। उसमें जो क्या बोलना चाहिए, वेरियस टाइप के जो क्या बोलना चाहिए उसको, जो कचरे होते हैं घर से, म्यूनिसिपल वेस्ट जो होते हैं उनको फिल अप करने के लिए यूज़ कर रहे हैं उस एरिया को। तो वो भी एक टाइप का चैलेंजेस है जो कि बिहेवियरल या सोशल लेवल पे ही चेंज किया जा सकता है। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव वेटलैंड पॉलिसी नहीं है छत्तीसगढ़ के पास खुद की, जिससे लोगों को पता रहे कि इस एरिया को यूज़ कैसे करना है ना। या फिर डिपार्टमेंट के पास एक ब्लूप्रिंट रहेगा जिससे इस पर्टिकुलर एरिया को हमको कैसे डेवलप करना है। ये सब पॉलिसी ना होने की वजह से भी एक चैलेंज है, एक चुनौती है। क्लियर है। इसके अलावा यहाँ पे जो पॉपुलेशन रह रही है उस पर्टिकुलर एरिया पे, जो लोकल कम्युनिटी रह रही है, उसके साथ जो इंगेजमेंट है वो मिनिमल है ना। मतलब हम लोग बेहतर तरीके से उनसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, उनसे इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि बेटर इंगेजमेंट नहीं होने से हमको एक दूसरे से बातें समझ में नहीं आती है। ठीक है, अगर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन ही नहीं रहेगा तो आप उसको बेहतर तरीके से क्या बोलना चाहिए, इम्प्लीमेंट पॉलिसीज़ को नहीं कर सकते हैं। दैट इज़ द अनदर चैलेंज। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट विद ग्रोइंग एज, है ना। जैसे जैसे हम लोग इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद से आगे बढ़ रहे हैं, क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। फ्लड एकदम एक्सट्रीम लेवल पे आने लगे हैं। हम लोगों ने इन्वायरमेंट को जैसा सस्टेनेबली यूज़ करना था वैसा ना करके हम क्या कर रहे हैं, उसको एक हार्मफुल तरीके से यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट पड़ते जा रहा है। ये भी एक चुनौती रहेगी किसी वेटलैंड को कंजर्व करने के लिए, या फिर वेटलैंड को दर्जा दिलाने के लिए, कि हम अपने एरिया में उस क्लाइमेट को कैसे क्या बोलना चाहिए, टैकल कर रहे हैं। क्लियर है। इसके अलावा ब्यूरोक्रेटिक एंड फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट, क्योंकि आपको भी पता है कि नौकरशाही जो है या फिर ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम जो है, जिस पे पूरा का पूरा ढांचा टिका हुआ है इंडिया का, छत्तीसगढ़ का, हर लेवल का, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको क्या बोलना चाहिए, सही नहीं दिखेंगी। क्योंकि वहाँ पे जो ऑफिसर्स हैं उनका भी खुद का एक पर्सनल विल होता है, पर्सनल गोल होता है। उन लोग के पास भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं जो वो पॉलिटिकल जो मैन है, जो पावर पे बैठा हुआ है, उससे शेयर नहीं कर सकते, या फिर उसको उस चीज़ के लिए एडवाइस नहीं कर सकते। या फिर फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स होता है कि पैसे निकाल पाना। लाइक अभी कुछ कुछ इशूज़ चल रहे हैं, आपको पता है, उसके बारे में मैं नहीं जानना चाहूँगा, लेकिन ये फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स भी होते हैं। अगर पैसे ही नहीं रहेंगे तो गवर्नमेंट बोलेगा ही कि हमारे पास पैसे नहीं, हम लोग कुछ चीज़ कैसे कंडक्ट करा सकते हैं। तो ये भी एक वजह है जो कि चैलेंजेस है, चुनौती है रामसर साइट को रिकॉग्निशन दिलाने में। विद दिस ये आज का वीडियो ख़त्म हो गया, है ना। मतलब ये जो टॉपिक था ये चूज़ ही इसीलिए किया गया था क्योंकि इसमें प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों का कंटेंट है। ठीक है, अगर आप प्री से निकल गए तो आपको डेफिनेटली है दिखेगा। अगर कोई सा भी पर्टिकुलर साइट जो है वो रामसर साइट अगर घोषित हो जाएगा तो आपको डेफिनेटली मेंस के पेपर में देखने को मिलेगा। और अभी जो इंटरव्यू जिनका होने वाला है वो भी मैं सजेस्ट करूंगा कि इस टॉपिक को थोड़ा बेहतर तरीके से करके जाएं, और भी जो एरियाज़ हैं उनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा पता रहे कि वो लोग रामसर साइट होने के लिस्ट में हैं, है ना। अगर अप्रूवल मिल जाता है तो क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़, एडवांटेज, डिसएडवांटेज हो सकते हैं छत्तीसगढ़ के लिए, इसके बारे में वो लोग डायरेक्टली आपसे पूछ सकते हैं। क्योंकि ये एक हाई टॉपिक है जिसके प्रोज बहुत ज़्यादा है, कॉन्स थोड़े कम है। क्योंकि साइट के घोषित होने पर हार्म ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर साइट घोषित हो गया तो उससे छत्तीसगढ़ को फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। इस वजह से ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है वो मोस्ट ऑफ द टाइम बेहतर तरीके से पूछा जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करके अपना व्यूज़ ज़रूर बताएं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी हेल्प हो सके। ठीक है, और अगर सारा चीज़ पसंद आया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल।
थैंक यू वेरी मच।